भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट पर पहली प्रतिक्रिया धनखड़ साहब की क्या है, ये जानने के लिए सीधा उनका रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनखड़ साहब आपका सूर्य समाचार पर। इस बजट को जो हमारे आम जनता है उसको आप समझाने की कोशिश करें, एक आम व्यक्ति के लहजे में। बजट चरखी दादरी के आम व्यक्ति को समझ में आए तो नारनौल या नारनौल के व्यक्ति को भी समझ में आए। आंकड़ों के मायाजाल से दूर किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? देखो, पहली बात यह है कि बजट जो पिछले साल था उससे बढ़ा है 11%। जी। 1,77,000 करोड़ से 1,83,950 करोड़ हो गया। इसका मतलब यह है कि हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत है। अगर बजट उतना ही रहता या कम होता तो इसका मतलब ये होता कि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। जी। दूसरी साधारण बात यह है कि इस बजट में 31% से ज़्यादा पैसा पूंजीगत व्यय होगा। इसका मतलब ये है कि बजट के दो हिस्से होते हैं, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। यानी रेवेन्यू बजट जो होता है वो जाता है तनख्वाहों पर, पेंशनों पर। अच्छा। और पूंजीगत जो बजट होता है वो जाता है डेवलपमेंट पे। जी। तो इससे मेट्रो बनेगी, 3 मेट्रो अनाउंस हुई हैं, सड़कें बनेंगी 553, बल्लभगढ़ में एलिवेटेड जो है सड़क बनेगी, कैथल और बहादुरगढ़ में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनेगी। तो ये जो सफारी बढ़ेगी 10,000 एकड़ में, तो ये जो पैसा खर्च होगा नए कामों के लिए, तो आजकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो विकास पे पैसा खर्च होता है, डेवलपमेंट पे खर्च होता है, ढांचागत व्यवस्थाओं पे खर्च होता है, वो 7 बार घूमता है तो उससे इकोनॉमी मजबूत होती है। जब दुनिया के आसपास के देशों की इकोनॉमी डूब रही है उस समय भारत की इकोनॉमी मजबूत है। उसका कारण ये है कि भारत में पूंजीगत व्यय भारत के लेवल पे भी और राज्यों के लेवल पे भी अच्छी मात्रा में है। हमारे राज्य का पूंजीगत व्यय अच्छे लेवल पे है। पिछली बार पंजाब का केवल 9% था, इसलिए पंजाब की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है। पंजाब का बजट भी हमसे कम था, तो इस नाते से जो हमसे आगे रहते थे वो पीछे आ गए। तो इसलिए ये बात है कि पूंजीगत व्यय ये शो करता है कि आर्थिक स्थिति में मैक्रो इकोनॉमी जिसको कहते हैं, बड़े लेवल की इकोनॉमी, उसकी सेहत अच्छी रहेगी क्योंकि 31% से ज्यादा पूंजीगत व्यय। जी। माइक्रो इकोनॉमी की भी इसमें पूरी चिंता है नहीं। आम आदमी की अर्थव्यवस्था भी ठीक रहेगी क्योंकि उसके लिए सामाजिक सुरक्षा जिसको कहते हैं दुनिया के मुल्कों में, सोशल सिक्योरिटी, जैसे बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ाई गई और उसका दायरा भी बढ़ाया गया। 1,80 से 3 लाख तक के लोगों को, आमदनी वालों तक को कर दिया और 250 रुपये बढ़ा भी दिया। चिरायु कार्ड पहले 1,80,000 तक की आमदनी वालों तक का था, अब 3 लाख वालों तक का कर दिया। 9 लाख परिवार बढ़ गए। 125 रुपये केवल लेंगे, बड़ी मामूली सी राशि महीने की, या 1,500 रुपये सालाना। इसी प्रकार से और सिक्योरिटी के कुछ नए व्यापारियों के इंतजाम किए हैं, सफाई कर्मचारी के, पत्रकार के भी किए हैं, कलाकारों की पेंशन बढ़ाई है। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं, अंत्योदय परिवारों की भी सोशल सिक्योरिटी अलग अलग लेवल की बढ़ाई है, 6 साल के बच्चे से लेकर ऊपर वर्ग आदमी तक। तो ये सोशल सिक्योरिटी की दृष्टि से मैं कहूँगा कि हरियाणा पिरामिड के शिखर पे आ गया। इसके लिए मनोहर जी को 10 में से 10 नंबर हैं, जो इन्होंने सबसे अच्छा काम सिक्योरिटी के लेवल पर किया है। जी, चलिए, आपने मुख्यमंत्री को 10 में से 10 नंबर दे दिए। अब क्योंकि पत्रकार के तौर पे मेरा धर्म है कि जो विपक्ष कह रहा है वो सवाल भी मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और भाजपा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बजट आज पेश किया है मुख्यमंत्री ने, ये एक कागजी बजट है और ये कागजों में रह जाता है, और जो पिछला जो बजट था वो भी घोषणाएं हुई थी लेकिन आम आदमी तक पहुंचता नहीं है ये। तो इस आरोप पर आप क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, चिरायु कार्ड सब तक पहुंचे हैं, हमने देखे, बंटते हुए देखे, लोगों को इलाज कराते हुए देखा, अस्पतालों में देखा। 1 अप्रैल के बाद ये पेंशन सबको मिलेगी ना। पिछली बार 2,500 थी तो मिलती थी ना, कागजों में थोड़ी है, लोगों की जेब में पहुंचती है। इसलिए जो भी सरकार के काम होते हैं उसके फल आखिरी आदमी तक पहुंचते हैं। ये मोदी का युग है साहब, वो जमाना नहीं है राहुल गांधी वाला, जो है राजीव गांधी वाला, क्षमा करें,
जिसमें से कह रहे थे कि भी 1 रुपया बेचता और 15 पैसे पहुंचते हैं। यहाँ तो पीएम किसान की जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त यूं की यूं जाती है, तो इसलिए वो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट दिए जाते हैं। वो जमाना बदल गया है, वो कांग्रेसी पुराने युग से बाहर आ जाए वो वक्त नहीं है। अब तो जो चीजें हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट से पहुंचती हैं जी। एक जैसे प्रावधान होता है हर बार मैं बजट में सुनता हूँ, इस बार भी एसवाईएल को लेकर 101 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो एसवाईएल का जो मुद्दा है ये पिछले 40 सालों से चला आ रहा है, तो ये वाला जो बजट प्रावधान है ये खाली कागज़ में दिखाने के लिए होता है, या जब आप प्रावधान करते हैं तो ये वाकई पैसा खर्च हो जाता है? क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, पहले कैप्टन अभिमन्यु करते थे, तब भी 100 करोड़ का इसमें प्रावधान रहता था। ये आम जनता की दृष्टि से आप मेरे को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। मैं बताता हूँ। ये सरकार की कमिटमेंट है कि हम एसवाईएल का 19 लाख एकड़ फीट पानी लेना चाहते हैं जी। जैसे जब इजराइल देश बन रहा था तो इजराइल के लोग लिखते थे अगले साल अपने यरूशलेम में मिलेंगे। हाँ, ये वैसे ही है कि हम इसके लिए कमिटेड है और हम इसके लिए पैसा भी रखे हुए हैं। हमको पता है इस पर राजनीति बहुत हो चुकी है, आपने भी कहा 4 दशक की बात दोहराई है। समझने की बात यह है कि अब ये विषय ऐसी जगह पर है और ऐसे तर्क के साथ है कि जिस तर्क पर मना करना भी मैं मानूंगा कि पंजाब और केजरीवाल दोनों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जो दिल्ली का पीने का पानी है वो 1050 क्यूसेस आता है, हरियाणा के पीने का पानी 2000 क्यूसेस लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नहर है जिससे ये पानी आता है भाखड़ा डैम से, वो 6 दशक से पुरानी हो गई, कोई रिस्क हो गया तो पीने के पानी का भी संकट हो जाएगा, इसलिए पानी का एक अल्टरनेट चैनल बनना चाहिए। पंजाब अगर पानी की मात्रा की बात करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पानी कम होगा तो कम ले लेंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा ले लेंगे, हर बार मापते रहेंगे, नया ट्रिब्यूनल बन सकता है, लेकिन वैकल्पिक नहर बननी चाहिए। 6 दशक पुरानी नहर पर भरोसा हमेशा जमाए रखना वो अब उचित नहीं है, इसलिए एक अल्टरनेट चैनल बने। और उसके बाद भी जो दिल्ली के पानी जहां से आता है, हरियाणा के पीने का पानी आता है, और उसके बाद भी केजरीवाल और उसकी भगवंत मान की सरकार बना करती है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। बजट में ये राशि इसलिए रखी जाती है कि केजरीवाल की सरकार है, हमको ये चाहिए। धनखड़ साहब, जो केजरीवाल की सरकार है या अभी आप कहें कि भगवंत मान की सरकार है, वो सरकार अभी कुछ साल पहले बनी है। इससे पहले ऐसा हुआ है कि भाजपा की सरकार है केंद्र में, भाजपा की सरकार है हरियाणा में, और अकाली दल की सरकार है पंजाब में। तो जब बड़े नेता हरियाणा जाते हैं दिल्ली से तो हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब जाते हैं तो फिर अकाली दल के सुर में सुर मिलाते हैं। ये मसला आपको सुलझता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि जो ज़मीनें एक्वायर की थी वो वाले चेक वापस कर दिए, पंजाब विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, उन्हीं व्यक्ति ने जो आज भाजपा में आपके साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहा हूँ। तो ये राजनीति के अलावा यरूशलेम वाली जो आप बात बोल रहे थे कि एक प्रावधान करते जाएंगे और जनता को बोलते जाएंगे कि हम पानी लेके रहेंगे, वो कहेंगे हम एक बूंद पानी की देंगे नहीं, और ऐसी राजनीति चलती रहेगी जैसे चलती आ रही है। क्या फर्क पड़ता है? ऐसा जब तक राजनीति होगी तो यही होगा, राजनीति से ऊपर उठ के इस पर जाना पड़ेगा, और पंजाब को भी राजनीति से ऊपर उठ के आना चाहिए। और हरियाणा में तो अब इस पर राजनीति उस प्रकार की नहीं है, बहुत राजनीति हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जब तक कोई भी इसको राजनीतिक इश्यू बनाने की कोशिश करेगा तब तक इसका समाधान मुश्किल है। ये तो उससे ऊपर जाकर, राजनीति से ऊपर जाकर होगा। और इसलिए ये अब जो विषय है, ये जो पानी की मात्रा से ये अटकाने की कोशिश करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पानी तो देख लेंगे भैया, नहर चाहिए। और इस तर्क को सबको समझना चाहिए, पंजाब को भी समझना चाहिए, पंजाब की जनता को भी समझना चाहिए, और जो है पंजाब के अभी जो सत्ता में लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। जी। और बजट की कोई ऐसी विशेष चीज़ जो आप हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो बजट है, इस बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जेजेपी गठबंधन वाली सरकार ने ये कमाल किया है कि हरियाणा का जो लाभ पाने वाला अंतिम व्यक्ति है, अंत्योदय की आप बार बार बात करते हैं, आपकी सरकार बात करती है, उस तक ये वाली चीज़ पहुंचाने के लिए हमने इस बजट में ये वाला प्रावधान कर दिया। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पर तो मैं सब बिंदु कहा है कि मैंने कहा जब चिरायु कार्ड किसी के पास पहुंचता है और उसके इलाज में सुविधा होती है तो बहुत बड़ी बात है। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ी हुई पहुंचती है तो उसको बहुत सुविधा होती है। पहले भी जोखिम प्रबंधन जिस प्रकार से हरियाणा में है, फसलों के लिए, पशुओं के लिए,
खुद व्यक्तियों के लिए सरकार उसको पे करती है उनके पैसे। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हरियाणा में हैं। मैं ये कहूँगा कि ये बजट भविष्यगामी भी है, और जिस प्रकार से फॉरेंसिक लैब, ई फॉरेंसिक लैब आपके सब गजट चेक किए जाएं उसके लिए खोले जाने वाली हैं, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, जिस तरह से 6 लाख से तक की आमदनी वालों को पैसा देंगे कि फॉरेन लैंग्वेजेज वो सीख सकें, 65,000 नई नौकरियां 1 साल में लगाने की बात कही है, कौशल विकास के सारे मुद्दों को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया है, मुझे लगता है कि हर वर्ग को कवर करने की इसमें कोशिश की है। निश्चित रूप से जो है ये हरियाणा के, मैं कहूँगा कि पंचकुला से लेकर होडल तक और डबवाली से लेकर जो है हमारे नारनौल तक, सब जगह ये जो है इसका लाभ पहुंचेगा और सब जगह इसके कारण से खुशी की लहर है। जी, ये बजट देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चुनावी बजट हो। आमतौर पर इस टाइप के जो बजट आते हैं वो जब 5 साल होने वाले होते हैं तो वैसा बजट है कि इसमें जैसे कोई टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि आपकी पार्टी और आपकी सरकार तो बड़ी रिस्की है, रिस्क लेकर काम करती है। जैसे पहले आपने जो पढ़ी लिखी पंचायतों वाला काम किया, फिर अब आप सरपंचों वाला जो है वो पोर्टल के थ्रू चल रहे हैं। तो सुधार वाली चीज़ इसमें क्या क्या दिखती है, और टैक्स ना लगाने की इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि कमाई का साधन तो सिर्फ टैक्स है, कोई नया टैक्स लगाया नहीं तो हरियाणा और ज़्यादा तरक्की कैसे करेगा? लोगों को खुश करने के लिए टैक्स ना लगाने का फैसला ले लिया आपने। तंत्र में देखिए, जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से अगर हम अच्छा काम चला रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके कारण से हमारा अच्छा काम चल रहा है, तो उसके कारण से हमारी इकोनॉमी उसके बाद भी मजबूत हो रही है, तो ये अच्छी बात है। इसलिए नए करों का बोझ नहीं लादा गया। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि चुनाव हो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही प्रस्तुत होते हैं, और उस कारण से जो जन आकांक्षाएँ हैं उसके कारण से उसके पूर्ति होनी चाहिए निश्चित रूप से। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो, आप अगर ये कह रहे हो कि चुनावी साल का ध्यान रख के बात की जा रही है, तो चुनावी सालों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको याद होगा जब मैं किसान मोर्चा का काम करता था तो मैंने आपको एक इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव के एजेंडे तय होने चाहिए, चुनाव के मुद्दों पर जाना चाहिए, क्योंकि सरकारें जब चुनावी मुद्दों पर जाती हैं तभी कमिटमेंट करती हैं और चीज़ों को और बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। तो उसको भी आप उसको बुराई के नज़रिए से मत देखिए, अच्छाई के नज़रिए से देखिए। नहीं, वो तो जो आप क्रांतिकारी नेता हैं वो तो लगातार जब भी हम मिलते हैं हम कहते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ वही नेता हैं जो आज चाहे भाजपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन किसानों के लिए अपनी कमीज़ उतार के प्रदर्शन करने वाले हमेशा से रहे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसी तरीके से पार्टी में रहकर, सरकार में रहकर किसानों की आवाज़ अगर उठाते रहेंगे तो उसी से हमें और किसानों को खुशी मिलती है ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आप वो ऐसे सारे मुद्दों को याद रखते हैं, तो इसलिए आपका भी धन्यवाद जी। और आज बजट के लिए मनोहर लाल जी को जो है मैं बधाई देता हूं, और बहुत अच्छा बजट उन्होंने। चलिए, आपको भी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी। लगातार आपसे हम सवाल करते रहेंगे क्योंकि यही हमारा धर्म है।